बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदस्सिर जमील और आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं एमडी कैट की, वो हमारे पास होगा जी यूनिट नंबर 6। और यूनिट नंबर 6 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को एक्चुअली हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले हिस्से में जो पार्ट ए है उसमें हमने डिस्कशन करनी है रेडॉक्स रिएक्शंस के हवाले से। इसमें कुछ डिस्कशन हमारे पास होगी फ्यूल सेल्स के हवाले से और कुछ डिस्कशन हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के हवाले से, क्योंकि जो अब लेटेस्ट जो पैटर्न है उसमें सबसे प्रेफरेबल क्वेश्चंस यही हैं जो हम पार्ट ए में डिस्कशन करेंगे। और पार्ट बी में फिर रिमेनिंग पार्ट है हमारे पास, लाइक ऑक्सीडेशन स्टेट्स वगैरह के हवाले से कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ इलेक्ट्रोलिसिस के क्वेश्चंस हैं, उनको हमने इंशाल्लाह डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं जी अपने पहले एमसीक्यू से। हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो ये लिखा हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन एल्यूमिनियम टू एल्यूमिनियम आयन एंड क्लोरीन टू क्लोराइड आयन। सो ये हमारे पास एक सेल की रिप्रेजेंटेशन दी हुई है। ये हमारे पास एक सेल की रिप्रेजेंटेशन है, ये वाला पॉइंट। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो गिवन है चीज़, ये हमारे पास ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ गिवन है। एल्यूमिनियम की रिडक्शन पोटेंशियल भी दी हुई है और क्लोरीन की भी रिडक्शन पोटेंशियल दी हुई है। याद रखें, जब भी आपको दो सेल्स दिए जाते हैं, दो हाफ सेल्स दिए जाते हैं, तो उनमें से आपने खुद असेस करना है कि ऑक्सीडेशन किस पे होनी है, रिडक्शन किस पे होनी है, यानी एनोड किसको बनाएंगे, कैथोड किसको बनाएंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के मुताबिक याद रख लें बात कि जो एलिमेंट अबव होगा, अबव इन द सीरीज़ होगा, इट विल एक्ट एज एनोड। इसको किसके तौर पे एक्ट करवाना है हमने, एनोड के तौर पे। और उसके बाद द एलिमेंट बिलो इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विल एक्ट एज कैथोड। तो ये क्लोरीन जो है इट विल एक्ट एज द कैथोड, इसको हमने कैथोड के तौर पे एक्ट करवाना है। तो एनोड और कैथोड तो हमने डिसाइड कर लिए। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। एल्यूमिनियम की रिडक्शन पोटेंशियल भी हमारे पास गिवन है और क्लोरीन की भी रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। हमने ये करना है, ये बात हमारे पास क्लियर है कि एल्यूमिनियम तो ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो डेफिनेटली हमने ये जो हमारे पास गिवन है एल्यूमिनियम आयन टू एल्यूमिनियम, इसको हमने जो वैल्यू है -1.67 वोल्ट, इसकी वैल्यू कभी नहीं चेंज करते होते। जब हम इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो हमने क्या करना है, यहाँ पे इसका साइन सिर्फ चेंज कर देना है और ये हो जाएगा +1.67 वोल्ट्स। अब हमने फाइंड क्या करना है, सेल वोल्टेज फाइंड करना है। ठीक है जी, सेल वोल्टेज या ईएमएफ ऑफ द सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की सेकंड एप्लीकेशन आपके पास बुक में गिवन है कि हमारे पास जो सेल पोटेंशियल है या फिर ईएमएफ ऑफ द सेल जिसको हम नाम देते हैं, ये कैसे आता है कि आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वैल्यूज़ को ऐड कर लो। अब ऑक्सीडेशन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1.67 और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी यहाँ पर गिवन थी, दिस इज़ 1.36 वोल्ट। तो देखें यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर देता हूँ 1.36 वोल्ट्स। तो बेटा जब आप दोनों को ऐड करेंगे ये आंसर आएगा 3.03 वोल्ट्स। ये हमारे पास, ये हमारा आंसर ये गिवन। ठीक है जी। तो अल्फ़ा, बीटा, चार्ली और डेल्टा, तो हमने देख लिया कि 3.03 वोल्ट्स है, तो हमारे पास चार्ली ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ना अल्फ़ा होगा, ना बीटा होगा, ना डेल्टा होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें हर एमसीक्यू, हर जो ऑप्शन की रीज़न देने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब ये कैलकुलेशन बेस्ड काम आ जाता है। तो देखते हैं जी हमारे एमसीक्यू नंबर 2 को। एमसीक्यू नंबर 2 ये है, द इलेक्ट्रोड्स आर द हॉलो ट्यूब्स मेड ऑफ पोरस कंप्रेस्ड कार्बन इम्प्रेग्नेटेड विद। ये अब ऑप्शन ओपन है, ये यहाँ ब्लैंक है, और विच एक्ट्स एज। अब यहाँ पर आपने बताना है कि किस चीज़ को हमने जो है वो कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ करना है। हमारे पास कॉपर है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है, कैडमियम है और प्लेटिनियम है। सो हमारे पास अगर आप देखें कि ये डेफिनेटली बिल्कुल बुक का एग्जैक्ट पॉइंट है, तो फ्यूल सेल्स के हवाले से ये पॉइंट है। तो देखें जी, पहले तो हम फ्यूल सेल्स की ही बात कर लें जिनको हम रिचार्जेबल का नाम देते हैं कि फ्यूल सेल्स आर कंसीडर्ड एज द रिचार्जेबल, और इनको हम सेकेंडरी सेल्स कह सकते हैं। दे कैन बी नेम्ड एज द सेकेंडरी सेल्स, हम इनको नाम दे सकते हैं सेकेंडरी सेल्स का। अब आप देखें फ्यूल सेल्स के हवाले से, ये देखें जी लाइट होते हैं और ये पोर्टेबल होते हैं। पोर्टेबल होने के साथ साथ ये हमारे पास वाटर की प्रोडक्शन करते हैं
वाटर प्रोडक्शन और ये यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग ऑफ एस्ट्रोनॉट्स, तो ये ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये नो पोल्यूटेंट्स, ये पोल्यूटेंट्स भी प्रोड्यूस नहीं करते। और उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये 75% केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है जी, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास सेवरल किलोवाट्स तक आप प्रोड्यूस कर सकते हो। इंट्रोडक्टरी पॉइंट आपको रिमाइंड होगी सारी चीज़ें। अब रह गई कंस्ट्रक्शन की बात, तो देखें जी अब आपके सामने कंस्ट्रक्शन में ये हमारे पास बुक में बात गिवन है। ये देखें, ये है KOH। अब यहाँ पर ये बात पूछी जा सकती है कि जी बताएं इलेक्ट्रोलाइट किस नेचर का होता है। तो ये बेसिक नेचर का इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये बेसिक इन नेचर होता है, KOH यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये फ्यूल का इनलेट्स हैं ये यहाँ पर, और ये हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एज ए फ्यूल क्योंकि यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और ये पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स हैं। ये आपको पता है कि कार्बन के इलेक्ट्रोड हों या प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड हों, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड्स कंसीडर होते हैं। ये इनर्ट इलेक्ट्रोड्स दे डोंट पार्टिसिपेट इनटू द केमिकल रिएक्शन। सो यहाँ पर ये सारी जो है ये पोरस ये होते हैं और हॉलो होते हैं और इम्प्रेगनेटेड विद द प्लैटिनियम। ये प्लैटिनियम यहाँ पर ये इनके ऊपर इम्प्रेगनेटेड किया होता है, सारा का सारा इसके ऊपर मौजूद होता है। इसके दो काम हैं। एक तो ये क्या करता है जी, इंक्रीज द सरफेस एरिया। ठीक है जी, ये एक तो पहला काम तो ये करेगा कि ये सरफेस एरिया को जो है वो इंक्रीज कर देता है। दूसरा काम क्या करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट काम, ये कैटलिस्ट का भी रोल प्ले करेगा। कैटलिस्ट भी ये एज ए कैटलिस्ट भी एक्ट करता है। तो वाटर बनाने के लिए जो हमारे पास बेहतरीन कैटलिस्ट यूज़ हो सकता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कम्बिनेशन से, वो है प्लैटिनम। और ये आपको क्लियर होगी बात। तो ये हमारे पास बुक का ही पॉइंट था। तो अब देखें ऑप्शन हमारे पास कौन सा करेक्ट होगा जी, डेल्टा ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद चलते हैं जी MCQ नंबर 3 पे। फ्यूल सेल द वेस्ट पोल्यूटेंट्स आर इफ़ हाइड्रोजन, अमोनिया, CH4 आर यूज्ड एज फ्यूल। देखें जी बात ये है कि आपके पास चाहे हाइड्रोजन हो या अमोनिया हो, ठीक है जी, इन दोनों को जब आप एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, you will get two products. One is nitrogen, the second one is water. The second one is water. ये हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है जी। और इसी तरह से हमारे पास जो तीसरी चीज़ गिवन है दैट इज़ CH4, और जब आप इसको बर्न करते हैं इन द एक्सेस सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन यू विल गेट CO2 एंड ऑल्सो द वाटर। तो इसका मतलब ये तीन तरह के प्रोडक्ट्स हमारे पास हो गए, N2, H2O और CO2। H2 तो कॉमन है ना ये, तो तीन तरह के प्रोडक्ट्स हमारे पास मिल जाते होते हैं। एंड दे आर नॉट द पोल्यूटेंट्स, ये पोल्यूटेंट्स के तौर पे एक्ट नहीं करते। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन क्या होगा, डेल्टा जो है ये करेक्ट होगा कि नन ऑफ दिस इन द फ्यूल सेल द वेस्ट पोल्यूटेंट्स आर। वेस्ट पोल्यूटेंट्स बताने हैं, क्या इनमें से कोई है, हम कहते हैं कोई नहीं है, तो हमने नन ऑफ दिस को करेक्ट कर दिया। इसके बाद हमारे पास है जी नेक्स्ट, बैलेंसिंग द हाफ सेल रिएक्शन। CN से CNO में ये कन्वर्ट हो रहा है और पूछा ये हुआ है कि दैट मस्ट बी एडेड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मस्ट बी एडेड, कितने इलेक्ट्रॉन ऐड होने चाहिए, तो आपने ये बताना है, किस तरफ ऐड होने चाहिए वो भी क्लियर करना है। तो देखें जी ये हमारे पास बड़ा सिंपल सा है, CN नेगेटिव, ठीक है जी। रूल ये बताता है कि जो भी हमारे पास आयंस होगा, फॉर द आयंस हमने क्या करना होता है कि जो भी चार्ज होता है आयन के ऊपर वो उसके इक्वल में आ जाता होता है। तो ये हमारे पास -1 कंसीडर होगा। अब नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दिस इज़ -1। अब मैं यहाँ पे कार्बन की क्या स्टेट लिखूँ कि मेरे पास आंसर -1 आए, तो डेफिनेटली मुझे क्या लिखना पड़ता है जी, +2 लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे कार्बन जो है वो क्या है, +2 है। और ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है जी CNO नेगेटिव इसमें। तो CNO जब भी मैं लिखता हूँ तो मैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को इक्वल कर देता हूँ -1 के, क्योंकि स्टेट यही गिवन है। उसके बाद यहाँ पर मैंने अब फाइंड करनी है ऑक्सीजन की स्टेट, तो वो -2 होती है, नाइट्रोजन की है तो वो -3 है।
ठीक है जी। और उसके बाद कार्बन देखें, मैं अब लिखने लगा हूँ, कार्बन की क्या स्टेट होगी कि मुझे आंसर -1 चाहिए, ठीक है जी। तो ये -5 हैं, तो डेफिनेटली मुझे क्या लिखना पड़ेगा, +4 लिखना पड़ेगा, देन आई विल गेट -1 आंसर। सो ये हमारे पास तो बात होगी। अगर आप कैलकुलेट करके ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे कार्बन की जो स्टेट है वो +2 से +4 में चेंज हो रही है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की ऑक्सीडेशन हुई। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिमूव हो चुके हैं, तो इसलिए ये हमारे पास ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। एक और सिंपल सा तरीका है कि यहाँ Cn- से CnO बन रहा है, तो डेफिनेटली ये हमारे पास एक ऑक्सीजन ऐड हुआ है। जब एक ऑक्सीजन ऐड होता है तो ये ऑक्सीडेशन कहलाती है, और ऑक्सीडेशन में हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। अब आपको पता है कि एक ऑक्सीजन जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, डेफिनेटली वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसलिए 2 आप इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज यहाँ पर लिख सकते हैं। ये तो है शॉर्ट ट्रिक अगर आप ये करना चाहें। तो इस लिहाज से हमारे पास जो है वो 2 ऑन राइट साइड, दिस इज़ द डेल्टा ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 5 हमारे पास ये है, फॉर द रिएक्शन बिटवीन MnO4 परमैग्नेट आयन एंड C2O4 ऑक्सलेट आयन in a basic solution the unbalanced equation is given as follows, और in a balanced equation the number of hydroxyl ion is, ये हमने बताना है। ये एक्चुअली हमारे पास है जी एग्जाम्पल नंबर 5 है आपके पास, और एक एग्जाम्पल ये गिवन है, और एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट जो क्वेश्चन है आपके पास एक्सरसाइज में वो गिवन है बेसिक मीडिया के। लेकिन अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है कि अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है और ये पूछ लिया जाता है कि हाइड्रोक्सिल आयन किस तरफ जो है वो ऐड होंगे और कितने ऐड होंगे, तो इसको हमने बड़े सुकून से तसल्ली से सॉल्व करना है, क्योंकि जब ये सॉल्व हो गया फिर आगे आपको ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन फेस नहीं करने पड़ेंगे। देखिए जी, हमारे पास सबसे पहले है, हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक है हाफ सेल रिडक्शन और दूसरा हिस्सा होगा इसका हाफ सेल ऑक्सीडेशन का। हाफ सेल रिडक्शन हमारे पास कुछ ये है कि MnO4 नेगेटिव चार्ज है, चेंज हो रहा है MnO2 में। तो सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात कर ली जाए, तो परमैग्नेट आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज की होती है +7, और MnO2 जो है ये -4 हो गया ऑक्सीजन, तो ये कितना हो जाएगा जी +4, ठीक है जी। तो ये अगर मैं आप लोगों को एक दफ़ा दोबारा एवेलुएट करवा दूँ तो आप देखें MnO4 में मैंने -1 लिख दिया, क्योंकि इसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 है। MnO4 लिखने के बाद मैंने ये X लिखा और यहाँ पे मैंने लिख दिया जी +4, और ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्सीजन की। जब हम X एवेलुएट करेंगे इट विल बी +7 आंसर। तो ये देखें जी, ये हमारे पास +7 आंसर पर मैग्नेट आयन का Mn+7 है, और Mn+4 में ये कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब यहाँ पर अब हमारे पास मैंगनीज तो बैलेंस होना नहीं है, अगला काम है ऑक्सीजन को बैलेंस करना। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 हैं, तो ऑक्सीजन को बैलेंस कैसे किया जाए, उसकी बैलेंसिंग का तरीका ये होता है कि हम यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन, क्योंकि उसने बता दिया जी बेसिक मीडियम है, तो हम यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन जो है ये बैलेंस कर लेते होते हैं, क्योंकि सबसे पहले जितने ऑक्सीजन हो उसके मुताबिक आप हाइड्रोक्सिल आयन उतने ऐड अप कर लिया करें। तो ये 4 हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ पर हमारे पास ऐड अप हो जाएंगे। अब रहेगा जी ये वाले ऑक्सीजन, ये इम्बैलेंस्ड हैं, ये ज़्यादा हैं यहाँ पर, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं जी, ये हो जाएगा जी 2H2O। ये हमारे पास ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब देखें 4 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया ऑटोमेटिकली, और ये वाला जो ऑक्सीजन होगा ये बैलेंस हो जाएगा बाय एडिंग द वाटर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो ये राइट हैंड साइड पे हाइड्रोक्सिल ऐड हो गए। लेकिन जी अब इलेक्ट्रॉन्स की बारी है कि ये +7 से +4 में कन्वर्ट हुआ, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जी, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिडक्शन हो गई। तो एक हिस्सा तो हो गया जी कंप्लीट हमारे पास। अब होगा जी हमारे पास हाफ सेल ऑक्सीडेशन। हाफ सेल ऑक्सीडेशन आपको पता है हमारे पास ये आयन्स हैं C2O4 -2 चार्ज है, चेंज इनटू CO2। सबसे पहला काम क्या करना जी, कार्बन एटम्स को बैलेंस करें। तो कार्बन एटम बैलेंस होंगे, ऑक्सीजन खुद ब खुद बैलेंस हो गए। यहाँ भी 4 हैं, यहाँ भी 4 है। अब हो गई जी बात ऑक्सीडेशन की, कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज्ड हुए। अब आप देखिए बड़ा आसान सा ट्रिक है कि CO2 पे ओवरऑल चार्ज क्या हो गया जी 0, ठीक है जी, और यहाँ पे ऑक्सीलेट पे ओवरऑल चार्ज क्या -2, तो डेफिनेटली 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए। सबसे आसान तरीका तो ये है।
उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब आप देखें ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को इससे मल्टीप्लाई कर दें और ये जो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन वाले हैं वो इनसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखें जी ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये यहाँ पर देखें मल्टीप्लाइड बाय 2 और ये जो है इक्वेशन मल्टीप्लाई हो जाएगी बाय 3 क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं, तो ये देखें 3 से मल्टीप्लाई होगा। हमारा कंसर्न हाइड्रोक्सल के साथ है, हमने ओवरऑल रिएक्शन की तरफ नहीं जाना, लेकिन बहुत से क्वेश्चंस बन सकते हैं इनसे रेलिवेंट, इसलिए ये सारा प्रोसेस मैंने आपको करके बता दिया। तो यहाँ पर अब आप देखें हमारे पास ये जो इक्वेशन डेवलप हो जाएगी, ये हो जाएगी जी 4H2O प्लस 2MnO4 माइनस चार्ज और प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स चेंज इनटू 2MnO2 ये हो गया जी हमारे पास, और प्लस 8 हाइड्रोक्सल। देखिए हमारा आंसर यही था, ये जो पूछा हुआ था कि 8 हाइड्रोक्सल। अब इसमें मुख्तलिफ बातें पूछी जा सकती हैं, कितने इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ये सारी चेंजेस, ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या चेंज है, ये बहुत कुछ यहाँ से पूछा जा सकता है। तो हमारे पास जी ये जो ऑप्शन डेल्टा होगा इट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ये 8 ऑन द राइट साइड। जी MCQ नंबर 6 हमारे पास ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी सेल। देखें भाई बात ये है, सेकेंडरी सेल क्या होता है, रिचार्जेबल है, रिचार्जेबल होता है। अब आप देखें हमारे पास ये दिया हुआ है ड्राई सेल, अल्कलाइन सेल, अल्फा और चार्ली ऑप्शन, बोथ आर द सेम सेल्स, ये दोनों सेम हैं। ये प्राइमरी सेल कहलाते हैं, प्राइमरी, ठीक है जी, और नॉन रिचार्जेबल हैं, ये नॉन रिचार्जेबल होंगे। अब आगे चलते हैं बीटा ऑप्शन की तरफ, ये भी प्राइमरी सेल है और एक ही पॉइंट हमारे पास है हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल, जिसको हम नाम के देते हैं फ्यूल सेल का नाम देते हैं। और फ्यूल सेल हमारी बुक में आप देखें तो लिखा हुआ है रिचार्जेबल होता है, तो ये रिचार्जेबल या सेकेंडरी सेल जो है यही कंसीडर होगा, तो ऑप्शन डेल्टा को हम करेक्ट करेंगे। इसके बाद चलते हैं जी MCQ नंबर 7 पे, लिखा हुआ है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस देयर इज़ ए ट्रांसफ़र ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखें, सबसे पहले देखें ये पर मैग्नेट आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे +7 और MnO2 की ऑक्सीडेशन स्टेट है जी +4। इसी तरह से क्रोमियम की, ये जो हमारे पास क्रोमेट आयन है, ये यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 और क्रोमियम की कितनी है जी +3। तो इसका मतलब यहाँ +7 से +4 कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जी, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ +7 +6 से +3 ये भी 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब बीटा ऑप्शन देखें, ये +7 है और ये +2, तो +7 से +2 कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जी, 5 इलेक्ट्रॉन्स ये बनते हैं। और यहाँ पर अगर हम देख लें तो ये भी +6 से +3, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। सो ये हमारे पास बात होगी यहाँ पर कंप्लीट कि जो बीटा ऑप्शन है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा कि देयर इज़ ए ट्रांसफ़र ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद है जी कॉइनेज मेटल्स के बारे में बताया हुआ है। फर्स्ट बी ग्रुप हमारे पास पीरियोडिक टेबल के बारे में गिवन है और ये फर्स्ट बी ग्रुप जो है ये कंसीडर होता है और लिखा हुआ है कि इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो कंडक्टिविटी भी होती है। अब इनकी रिएक्टिविटी बहुत लीस्ट रिएक्टिव कंसीडर होते हैं, इसकी रीज़न क्या है, देखिए जी हमारे पास ये है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, किसी भी मेटल की जो रिएक्टिविटी है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ, वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उनकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी उनकी रिडक्शन पोटेंशियल के। अब जो ये मेटल्स हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, दे हैव द पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल, दे हैव द पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल। ये जो इनकी रिडक्शन पोटेंशियल है ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव हमेशा क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव कंसीडर होते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को देखा जाए तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के मुताबिक कॉपर की वैल्यू हमारे पास गिवन है और ये देखें जी ये हमारे पास गिवन है। अगर हम सिल्वर की वैल्यू देखें तो ये हमारे पास है प्लस में 7,994 और अगर हम यहाँ गोल्ड की देखें तो ये वैल्यू यहाँ पर 1.50 गिवन है। तो ये पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल है, तो पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल होने की वजह से ये हमेशा लीस्ट रिएक्टिव कंसीडर होंगे। तो ये मैंने एक रिलेशनशिप आपको डेवलप कर दिया, ये रिलेशन आपने याद रखना है, तो इसके मुताबिक इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। तो हमारे पास ऑप्शन अल्फ़ा नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल हो नहीं सकता,
पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल वो हम बिल्कुल पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। नेगेटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि ये हमारे पास किस बेस पर है, ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमारे पास जो गिवन है ये रिडक्शन पोटेंशियल की बेस पे है। सो ये हमारे पास ऑप्शन बीटा जो है ये हमारे पास करेक्ट होगा। MCQ नंबर 9 हमारे पास है, मेटल रॉड इज डिप्ड इन ए सोल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयंस, इट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ। अब आप देखें कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये हमारे पास हमेशा इसको डिफाइन करते हैं कि पोटेंशियल सेटअप व्हेन ए मेटल इज डिप्ड इनटू इट्स 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयंस एट 298 केल्विन, ये हमारे पास कहलाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ मैं, ये इसकी डिपेंडेंस जो है ये 3 चीज़ों पर है, हमेशा याद रखिएगा। एक टेम्परेचर पे, एक है जी कंसंट्रेशन पे यानी मोल्स ऑफ द सॉल्यूट की भी कह सकते हैं, और तीसरी बात जो हमारे पास है वो हमारे पास है जी नेचर ऑफ मेटल पे। तो ये है जी नेचर ऑफ मेटल पे। देखें नेचर ऑफ मेटल पे इसलिए है कि कोई मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, कोई मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसलिए मेटल टू मेटल वेरी कर रहा है। तो ये 3 चीज़ों पे डिपेंडेंट है। अब आप देखें हमारे पास बुक में गिवन है कि जब भी ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेटअप डेवलप होता है तो यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है, एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है। और वो इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जितने जिंक आयंस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, उतने ही जिंक आयन दोबारा इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेते हैं। ये एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो रहा होता है कि यहाँ पे जितने जिंक आयन सोल्यूशन में आएंगे उतने ही जिंक आयन यहाँ से वापस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे। तो इसलिए सरफेस एरिया कुछ भी होगा, यहाँ पर एरिया ऑफ द मेटल एक्सपोज्ड कुछ भी होगा, तो वो एक इक्विलिब्रियम जब इस्टेब्लिश हो जाता है तो इन चीज़ों पे डिपेंडेंस नहीं रहती। तो ये हमारे पास ऑप्शन चार्ली जो है ये करेक्ट होगा, एरिया ऑफ द मेटल एक्सपोज। MCQ नंबर 10 हमारे पास ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ जिंक कॉपर सेल एंड सेल पोटेंशियल। अब आप देखें कि सेल पोटेंशियल को, जिंक कॉपर सेल को जब भी रिप्रेजेंट करना हो, हमारे पास एक सबसे बेस्ट वे ये होता है, एक जनरल रिप्रेजेंटेशन याद रखिएगा कि हमारे पास सबसे पहले हम लिख लेते होते हैं एनोड, ये लिखते होते हैं एनोड। यहाँ पे हम स्टेट लिखते हैं एनोड की कि किस स्टेट में वो मौजूद है। उसके बाद फिर ये ऑब्लिक हम डाल देते हैं, फिर हम लिखते हैं एनोलाइट। एनोलाइट क्या होता है? दिस इज़ द इलेक्ट्रोलाइट इन विच एनोड इज डिप्ड, और यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन को मेंशन कर देते हैं। ये फिर डबल जो है वो लाइंस आ जाती हैं, ये रिप्रेजेंट करती हैं पार्टीशन को, या फिर हम कह सकते हैं सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करेंगी। फिर हम लिखते होते हैं कैथोलाइट, कैथोलाइट, फिर इसकी कंसंट्रेशन मेंशन करते हैं। फिर हम लिखते होते हैं कैथोड, ये हमारे पास आ जाता है जी कैथोड, और ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन कर देते हैं। सॉरी, हम जस्ट स्टेट मेंशन कर देते हैं, सॉलिड है ये किस फॉर्म में है। तो आप देखें कि एक्सट्रीम लेफ़्ट पे, एक्सट्रीम राइट पे और एक्सट्रीम लेफ़्ट पे दोनों साइड्स पे कैथोड होना लाजमी है। यानी अब डिसाइड ये करना है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से अबव और बिलो कौन कौन सा है। तो जिंक ये है, इसका मतलब इसने एनोड के तौर पे एक्ट करना है, और बिलो जो है वो क्या है? कॉपर है, तो इसका मतलब इसने कैथोड के तौर पे एक्ट करना है। तो ये तो बात सेट हो गई कि हमने इसको लेफ़्ट साइड पे देखना है, ये लेफ़्ट पे नज़र आएगा और ये एक्सट्रीम राइट पे नज़र आना चाहिए आपको। देखें ना, अब आपको ट्रिक समझ आ गया। अब आप देखें क्या ये है, हम कहते हैं जी नहीं ये नहीं हो सकता। एक्सट्रीम लेफ़्ट पे हमें जिंक नज़र आ रहा है, एक्सट्रीम राइट पे हमें कॉपर नज़र आ रहा है, बिल्कुल ठीक है जी, ये हमारे पास अंडरस्टूड होगी बात। यहाँ पे आप देखें एक्सट्रीम लेफ़्ट पे जिंक नज़र आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन राइट पे क्या नज़र आ रहा है? कॉपर आयन। तो ये नहीं हो सकता ऑप्शन। यहाँ जिंक आयन आ गया, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बीटा। कि यहाँ पर हम देखें एनोड लिख दिया, ये फिर एनोलाइट लिख दिया, ये एनोड का इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें एनोड डिप किया हुआ है। उसके बाद कंसंट्रेशन देखिए गिवन है, फिर ये डबल लाइंस हैं, फिर ये हमारे पास कैथोलाइट लिख दिया, और ये हमारे पास यहाँ पे कैथोड लिख दिया गया। तो ये हमारे पास है जी जनरल रिप्रेजेंटेशन, और ये हमारे पास बुक में वो गिवन है पॉइंट्स, जो हमारे पास एक कॉपर, जिंक कॉपर सेल जो है वो गिवन है। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो ये लेफ़्ट साइड पर आप देखें आपको जिंक नज़र आएगा, और जिंक के जो है वो डिप किया हुआ है एक इलेक्ट्रोलाइट में। और देखें जी जिंक को डिप किया हुआ इलेक्ट्रोलाइट में, तो पहले जिंक नज़र आया,
फिर उसके बाद उसका इलेक्ट्रोलाइट है, 1 मोलर सोल्यूशन है। उसके बाद फिर यहाँ से हम गए, ये पार्टीशन आ गई, फिर देखें जी पार्टीशन आ गई है, फिर वहाँ से अब हम आए यहाँ पर, फिर इलेक्ट्रोलाइट में आए हैं। पहले ये इलेक्ट्रोलाइट होगा और उसके बाद फिर क्या आया, फिर ये कॉपर इलेक्ट्रोड आ गया। तो इस तरह से ये सीक्वेंस जो है वो डेवलप होता है। तो ये बेटा हमारे पास MCQ नंबर 10 भी एक्सप्लेन हो गया। MCQ नंबर 11 ये है, स्टडी द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन, 10 क्लोराइड नेगेटिव प्लस 16 प्रोटॉन्स यानी हाइड्रोजन आइंस प्लस MnSO4 चेंज इनटू 5 क्लोरीन, 5 मोल्स ऑफ द क्लोरीन और 2 मोल्स ऑफ द मैंगनीज आयन और 8 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये बन जाते हैं। सो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टडी द रेडॉक्स रिएक्शन, मैंगनीज इज ऑक्सीडाइज फ्रॉम +7 to +2। क्या ये है, हम देख लेते हैं जी। MnS4 में सल्फेट -2 होता है तो मैंगनीज +2 होगा, ये नहीं हो सकता। ठीक है, क्लोराइड आयंस आर रिड्यूस फ्रॉम -1 to 0। देख लेते हैं जी, क्लोराइड आयन पे चार्ज -1 है और क्लोरीन जब बन जाता है Cl2 तो फ्री एलिमेंट्स हैविंग द ऑक्सीडेशन स्टेट 0। सो ये हमारे पास ऑप्शन बीटा जो है यही करेक्ट बन जाता होता है। अब चार्ली को देखें, क्लोरीन इज़ रिड्यूस फ्रॉम 0 to -1, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, ये नहीं हो सकता, ये -1 से 0 हो रहा है। मैंगनीज इज़ रिड्यूस फ्रॉम +7, +7 तो है ही नहीं, ये तो हम पहले डिसाइड कर चुके हैं, तो ऑप्शन बीटा जो है ये करेक्ट होगा। पॉइंट नंबर 12 देखेंगे, हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज़ मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट which of the following reactions does not show the oxidizing behavior। अब आप देखें कि ये कॉपर जो है यहाँ से 0 स्टेट में है, सल्फ़र 0 स्टेट में है, कार्बन 0 स्टेट में है, क्या ये चेंज हुए, हम कहते हैं जी बिल्कुल हो रहे हैं। ये +2 में चेंज हो गए, ये किस में चेंज हुआ, ये देखें जी ये +4 में चेंज हो गया, ये किस में चेंज हुआ, ये भी हम कहते हैं जी +4 में चेंज हो गया। तो इसका मतलब ये तो सारे के सारे रेडॉक्स रिएक्शंस तो बन रहे हैं, ये तो सारे रेडॉक्स रिएक्शंस बन रहे हैं और इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो देखिए ऑक्सीजन दे रहा है, इन सब को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम तो ये कर रहा है। अब कहाँ पे नहीं कर रहा, तो हम ये कहते हैं जी यहाँ पे नहीं कर रहा, ये डेल्टा ऑप्शंस हैं। ये हमारे पास यहाँ पे देखें कैल्शियम +2 स्टेट में है तो यहाँ भी +2 स्टेट में होगा। ये डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप रिएक्शंस हैं, यहाँ पर कभी भी ये चाहे एसिड बेस रिएक्शन हो या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो, ये इनको आप रेडॉक्स रिएक्शंस कभी नहीं कह सकते। तो यहाँ पर देखें ये कैल्शियम वहीं का वहीं है, हाइड्रोजन भी वैसे स्टेट शो कर रहा है, फ्लोराइड भी वैसे स्टेट शो कर रहा है, तो नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो जब आपके पास कहीं पर भी चेंज ना आए ऑक्सीडेशन स्टेट में तो समझ लें ये रेडॉक्स नहीं होगा फिर। ठीक है, तो डेल्टा ऑप्शन इसलिए हमने करेक्ट कर दिया। पॉइंट नंबर 13 में देखें, कैन एग्जिस्ट द पेयर ऑफ कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट। हमेशा याद रखिएगा कि एलिमेंट्स जो होते हैं ना, एलिमेंट्स ये जब अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे ना, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे, या फिर वो एलिमेंट्स जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में होंगे, ये दोनों को ज़रा क्लियर कर लें। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्योंकि अभी इनके पास कैपेसिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर सकें, तो इसलिए ये किसके तौर पे एक्ट करते हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट्स के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्योंकि ये मज़ीद इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं कर सकते, तो फिर अब ये किसके तौर पे एक्ट कर सकते हैं, दे कैन एक्ट एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये उसके तौर पे एक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब आप ज़रा देखें विच कैन एग्जिस्ट टुगेदर। अब आप देखें यहाँ पे आयरन +3 स्टेट में है, टिन +2 स्टेट में है, ये हायर है और ये किस में है जी, लोअर स्टेट में है। तो इसका मतलब दे कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर, ये आपस में एग्जिस्ट नहीं कर सकते क्योंकि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। अच्छा, अब देखें हमारे पास है जी यहाँ पे सिल्वर जो है वो प्लस जो है वो 1 स्टेट में भी होता है, +2 स्टेट में भी होता है। अब यहाँ पर ये अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है जी, और ये अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये लोअर ऑक्सीडेशन क्योंकि टिन आपको पता है Sn+4 स्टेट तक जाता है, ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, और इसकी क्या है जी, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इसका मतलब ये भी आपस में एग्जिस्ट नहीं कर सकते क्योंकि एक रिड्यूसिंग और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब भी होगा रिएक्ट कर जाएंगे। अगर दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हों,
दोनों रिड्यूसिंग एजेंट हो, दे कैन एग्जिस्ट टुगेदर। तो आप यहाँ पर देखें FeCl2 ये भी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 स्टेट में है। SnCl2 भी +2 स्टेट में है, ये भी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो ये दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास बीटा ऑप्शन जो है ये हमें करेक्ट नज़र आ रहा है। डेल्टा भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखें ये +3 स्टेट में है और यहाँ पे ये +1 स्टेट में, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये क्लोराइड और आयोडाइड है, दे कैन डिस्प्लेस ईच अदर। ठीक है जी, इनके नेगेटिव आइंस हैं, ये नेगेटिव आइंस की वजह से एक दूसरे को क्या कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। तो ये भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो ये इनके आइंस आपस में, नेगेटिव आइंस एक दूसरे को डिस्प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि क्लोराइड कैन डिस्प्लेस द आयोडाइड आइन, ये आपस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर सकते हैं। तो डेल्टा ऑप्शन भी नहीं होगा। सो अब आपको क्लियर हो गया कि ऑप्शन बीटा जो है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कंसीडर होगा। MCQ नंबर 14 ये है, इन द एसिडिक मीडियम H2O2 चेंज, ये हमारे पास डाइक्रोमेट को ये चेंज कर देता है CrO5 में, विच हैज़ 2, ये जो है इसको हम कहते होते हैं पर ऑक्साइड। ठीक है जी, ये टोटल 4 ऑक्सीजन जो हैं वो 2 पर ऑक्साइड्स को रिप्रेजेंट करेंगे। बॉन्ड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO5, तो CrO5 इज इक्वल टू हम 0 कर देते हैं। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है, X लिख देता हूँ। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन एटम्स जो हैं पर ऑक्साइड बना रहे हैं। देखिए वो कह रहा है 2 पर ऑक्साइड, यानी 4 ऑक्सीजन एटम्स पर ऑक्साइड बना रहे हैं। -1 स्टेट होता है और एक ऑक्सीजन नॉर्मल स्टेट में गिवन है, दिस इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास X विल बी इक्वल टू +6 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये हो गया जी, ऑक्सीडेशन स्टेट बीटा इज़ द करेक्ट वन। सो ये याद रख लें कि हमारे पास जो नॉर्मल ऑक्साइड्स होते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड ये आपको पता है जी -2 स्टेट में होते हैं। उसके अलावा हमारे पास होते हैं पर ऑक्साइड, ये -1 स्टेट में होते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो सुपर ऑक्साइड होते हैं ये होते हैं जी हमारे पास -1/2 स्टेट में। ये रिवाइज़ करवा दी बात आपको ना सारी। अब ये जो क्रोमियम का जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ये इस तरह से ये स्ट्रक्चर बन जाता है CrO5 का। खैर आपका कंसर्न नहीं है, लेकिन वैसे एक आपके इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर मैंने आपको ये बता दिया। ये पर ऑक्साइड बॉन्ड होते हैं, देखें ठीक है। ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर कहलाता होता है, ये कहलाता है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। ठीक है जी, ये है CrO5, ये नॉर्मल बॉन्ड होता है। ये वाला देखें, ये नॉर्मल होता है और ये वाले जो हैं, ये वाले, ये 2 परऑक्साइड हैं, ये परऑक्साइड्स हैं। और आपको पता है कि परऑक्साइड में बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है कि 2 ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन बॉन्ड्स, ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन बॉन्ड्स 2 मतलब 4 ऑक्सीजन एटम्स परऑक्साइड जो हैं वो बना रहे हैं। तो परऑक्साइड को ऑक्सीडेशन स्टेट अलग कर देंगे और नॉर्मल ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन स्टेट अलग कर देंगे, देन यू विल गेट द आंसर +6। तो आगे चलते हैं जी हम नेक्स्ट पॉइंट नंबर 15 पे। पॉइंट नंबर 15 जो है यहाँ पर गिवन है और लिखा हुआ है कि व्हेन क्लोरीन गैस रिएक्ट्स विद द हॉट कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द क्लोरीन चेंज फ्रॉम, वो कहाँ से कहाँ तक चेंज हो जाएगा। तो देखें जी, ये हमारे पास पार्ट 3 जो है वो एक्सरसाइज का गिवन है। ये एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, वहाँ यहाँ ब्रोमीन लिखा हुआ है, यहाँ मैंने क्लोरीन से सिर्फ चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास देखें, ये NaBr NaBrO3 और H2O जो है ये बन जाता होता है। सो ये हमारे पास एक्चुअल प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ पे बन जाते हैं। अगर हम इसकी इक्वेशन लिखना चाहें तो इक्वेशन देखें जी, इक्वेशन ये है इसकी, और ये बार बार आप देखें एग्ज़ाम्स में बहुत दफ़ा ये रिपीट हो चुकी है इक्वेशन, तो ये वैसे ही रटा लगा लें इसको। ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की एग्जांपल भी है। और आप देखें जी, यहाँ पर इक्वेशन ये बनेगी कि 3Cl2 + 6NaOH चेंज इनटू 5NaCl और NaClO3 और +3H2O। अगर आप देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी चेंज हो रही है यहाँ 0 से -1, और ये हो गई जी -6, और ये +1, तो ये +5 स्टेट कंसीडर होगी। तो क्लोरीन जो है ये -1 और +5 में चेंज हो रहा है। 0 to -1 एंड +5,
0 to +1 चेंज हो नहीं रहा, -1 में चेंज हो रहा है, 0 to -1, लेकिन दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर नहीं है। तो ये चार्ली ऑप्शन सबसे बेस्ट है, -1 और +5। तो ये -1 और +5 ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं ये इसकी ये चेंज हो रही हैं। तो ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की एग्जांपल में कंसीडर होता है। एग्जांपल नंबर नेक्स्ट है जी, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे फास्फोरस, सल्फ़र और क्रोमियम जो है वो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी हुई है। सबसे पहले तो देखें जी, हम फॉस्फेट आयन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो फाइंड कर लेते हैं। तो ये X और ये +4 × -2 दैट विल बी इक्वल टू, ये हमारे पास हो गया जी, ये हमारे पास हो गया जी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। X विल बी इक्वल टू +5, फॉस्फेट का तो ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड हो गया। सल्फेट देखें जी, SO4 इज़ इक्वल टू -2, तो डायरेक्ट लिख देते हैं। तो ये हमारे पास -8 है, वहाँ जाके -2 ये हमारे पास हो जाएगा, ये +6 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास सल्फ़र जो है +6 है। तो देखें जी, ये हम क्रोमियम की भी फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में। ये +6 होगी, ये भी +6 होगी, ये +5 होगी। तो आप देखें कि अरेंजमेंट ये है, पहले फॉस्फेट आएगा, फिर +6 आएगा, फिर +6 आएगा। सो यहाँ पर हमारे पास +5 +6 +6 डेल्टा ऑप्शन में ही गिवन है। तो ये हमारे पास डेल्टा ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। MCQ नंबर 17 हमारे पास ये है कि विच इज़ द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिहेवियर ऑफ द ब्रोमीन इन द गिवन रिएक्शन। प्रोटॉन एक्सेप्टर ओनली, ऑक्सीडाइज ओनली, बोथ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस, ये रिड्यूस ओनली। तो ये दोनों काम कर रहा है। ब्रोमीन जो है, ये ब्रोमीन के बारे में पूछा हुआ है। ये 0 से देखें, ये यहाँ -1 में चेंज हो रहा है और 0 से ये +1 में भी चेंज हो रहा है। तो इसलिए ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों काम ये कर रहा है। तो इसलिए डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का ये भी एग्जाम्पल है। और डिसप्रोपोर्शन ये नेशन रिएक्शन ये है जी, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन है जी। ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। तो ये यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है और यहाँ पर ये क्या हो रहा है जी, रिड्यूस हो रहा है। तो ये MCQ नंबर 17 कंप्लीट हो गया। चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 18 देखें, द ऑक्साइड विच कैन नॉट एक्ट एज द ऑक्स रिड्यूसिंग एजेंट। देखें दोबारा कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ये हमेशा एक्ट करते हैं एज रिड्यूसिंग एजेंट और अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ये एक्ट करते हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है जी। तो ये एलिमेंट्स यहाँ से ये हो गए जी हमारे पास। तो ये अल्फा ऑप्शन जो है ये हमारे पास करेक्ट होगा। नंबर 19 हमारे पास गिवन है, विच सब्सटेंस इज सर्विंग एज द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब देखें, जो भी हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है कि रिड्यूस अदर्स, ये क्या करता है जी, रिड्यूस अदर एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। देखें जी, ये तो बात होगी, अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा। यानी कि अगर हम कह सकते हैं कि अगर किसी की भी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही हो, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, किसी भी एलिमेंट की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है किसी भी रिएक्शन में, तो डेफिनेटली इट विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सो यहाँ अगर आप निकल को देखें, ये 0 स्टेट है और यहाँ पर आप देखें ये +2 स्टेट में कन्वर्ट हो गया। तो ये इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की ऑक्सीडेशन हो चुकी है। तो ये हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे कंसीडर होगा। ऑप्शन डेल्टा हमारे पास करेक्ट होगा। अगर आप क्रोमियम को देखें तो क्रोमियम +6 से चेंज हो चुका है +3 स्टेट में, ये +3 स्टेट में, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिडक्शन हो चुकी है इसमें। तो इसलिए ये हमारे पास जो है रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट नहीं करेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और निकल इज़ द रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्लियर होगी जी बात अब आपको। ये पॉइंट नंबर 19 कंप्लीट है। पॉइंट नंबर 20 देखें,
लिखा हुआ है 2 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आर गिवन। एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 0.7 वोल्ट, एक है 1.07। एक आयरन थर्ड से आयरन सेकंड की है और दूसरी ब्रोमीन से ब्रोमाइड नेगेटिव आयन की है। इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? रिड्यूसिंग एजेंट की क्वालिटी याद रखें। रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ रिलेशनशिप क्या होगा? इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के साथ रिलेशन होगा डायरेक्ट, और रिडक्शन पोटेंशियल के साथ इसका रिलेशन होगा इन्वर्स। तो अगर किसी की रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे कंसीडर होगा। अब यहाँ पे दोनों रिडक्शन पोटेंशियल्स गिवन है, तो आपने देखना है कि रिडक्शन पोटेंशियल हायर किसकी है। तो ये हमारे पास होगा जी वीक, और ये हमारे पास होगा जी स्ट्रॉन्ग। ठीक है जी, ये हमारे पास होगा जी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम है, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा है। आप देखें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में भी आप देखें आयरन की ये वैल्यू गिवन है और ब्रोमीन की जो है ये वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट जो है उसकी कैपेबिलिटी अबव जो है, अबव फ्रॉम डाउन टू अपवर्ड जो है वो इंक्रीज़ होती है, और इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा जी, ये हमारे पास होगा आयरन थर्ड आयन। तो इसकी रिडक्शन पोटेंशियल इसकी गिवन है आयरन थर्ड से आयरन सेकंड में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ अल्फ़ा। ये हमारे पास बात होगी जी यहाँ पे कंप्लीट। MCQ 20 हमारे डिस्कस हो चुके हैं जी। ठीक है जी, ये तो था पार्ट ए। इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हैं जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस को स्पेशली फोकस किया हुआ है, वो पार्ट बी में होगा। बहुत से ट्रिक्स आपको इंशाल्लाह भी सिखाते हैं। नेक्स्ट पार्ट बी आप ज़रूर देखें, और तब तक के लिए जी थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।